नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली। और बड़ी खबर की इस वक्त बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से जंग जारी है, आज इसका दूसरा दिन है और सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना राजधानी कीव में दाखिल हो चुकी है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए देशवासियों से हिम्मत बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि कीव में रूसियों का समूह तोड़फोड़ कर रहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने, अलर्ट रहने, कर्फ्यू नियमों का पालन करने का आग्रह किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को बातचीत करनी ही होगी, जल्दी नहीं तो देर से। जेलेंस्की कहते हैं कि रूसी सेना उन क्षेत्रों को निशाना बना रही है जहां आम नागरिक रहते हैं। उन्होंने रूस के लोगों से आग्रह किया कि वो यूक्रेन के खिलाफ आवाज उठाएं। जेलेंस्की ने रूस के हमलों के बीच यूक्रेनियन लोगों को उनकी बहादुरी के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना हर संभव कोशिश कर रही है, प्रयासरत है, कोशिशें लगातार जारी हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से देखिए, रूसियों के जो समूह हैं वो अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और लोगों में डर भी है। जेलेंस्की ने अपने इंस्टा अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक जो दुश्मन है उन्होंने मुझे अपने पहले टारगेट के तौर पर चुना है। मेरा परिवार उनका दूसरा टारगेट है। वो देश के प्रमुख को यानी राष्ट्रपति को खत्म करके यूक्रेन को राजनीतिक रूप से नष्ट करना चाहते हैं। ऐसी भी जानकारी है कि दुश्मनों का तोड़फोड़ करने वाला समूह कीव में दाखिल हो गया है। इसीलिए मैं कीव के लोगों से कहता हूं कि सतर्क रहें, कर्फ्यू नियमों का पालन करें। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था बीते कल ही, आज दूसरा दिन है और जिस तरह के हालात यूक्रेन में बने हैं वो किसी से छुपा नहीं हुआ है और दुश्मनों का मैं पहला टारगेट हूं। जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए यह बात कही है कि मैं उनका पहला टारगेट हूं, मेरा परिवार उनका दूसरा टारगेट है, लेकिन हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। और जिस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी अब घुस चुके हैं, हमलावर हैं, अटैक कर रहे हैं, तो ऐसे में डरना नहीं है। लेकिन जिस तरह से सतर्क रहने की वो बात करते नजर आ रहे हैं, कर्फ्यू नियमों का पालन करने की बात भी जेलेंस्की की तरफ से कही गई है। और वो बीते कल से ही हम देख पा रहे हैं कि बार बार जब भी संबोधन करते हैं या किसी तरह का वीडियो उनका सोशल मीडिया पर हम देख पा रहे हैं तो वो वहां की जनता, वहां की आबादी को मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं, भावुक भी नजर आए। एक ट्वीट भी उन्होंने किया था सुबह कि मैं और मेरे यूक्रेन के जितने भी लोग हैं, हम अपील करते हैं और देशों से जो इसमें हस्तक्षेप कर इस युद्ध पर विराम लगवा सकते हैं या फिर कोशिश करें कि स्थिति बेहतर हो, लेकिन हम अकेले हैं, यूक्रेन अकेला है, कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है। ऐसे में वो भावुक हुए, भावुक होते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी किया और अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जंग के बीच ये जो बड़ा बयान उनका सामने आया है कि मैं उनका पहला टारगेट हूं और मेरा परिवार उनका दूसरा टारगेट है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और कर्फ्यू नियमों का पालन करने की अपील की है। आक्रमण, देखिए ये वो भारी शब्द है जो राजनीतिक उम्मीदों के बोझ तले दब सकता है। रक्षा मामले में कमजोर छवि वाले अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के लिए आक्रमण शब्द का प्रयोग किया। सोमवार के नर्म रुख के बाद अमेरिका की भाषा में आक्रामकता आई जब उसने यूक्रेन के राज्यों में रूस की सेना के दाखिल होने को आक्रमण बताया। विडंबना यह है कि रूस के खिलाफ नर्म रुख अपनाना अमेरिका में एक राजनीतिक समस्या बन गई है। भले ही शीत युद्ध के 3 दशक बीत चुके हों, रूस अपनी पुतिन की याद अब भी अमेरिका को कह सकते हैं कि आती रहती है, मगर
लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही वो हासिल कर लिया है जो उन्हें चाहिए था। उन्हें जो चीज रोक सकती है उस स्तर तक जाने की बाइडेन या अमेरिका में कुव्वत नहीं दिखती। यूक्रेन के विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराना या यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक तैनात करना 2014 के फ्लैशबैक में जाएं अगर, तो रूस का क्राइमिया पर आक्रमण जो बाद में कब्जे में बदल गया, अमेरिका का इस तरह के क्रमिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल पहले भी वो कर चुका है जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और बराक ओबामा राष्ट्रपति यानी उनके बॉस। और 2014 में रूसी आक्रमण से पहले अमेरिका ने भी यूक्रेन के विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी थी। हमले के बाद पुतिन, उनके करीबी सहयोगियों और रूस की बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर सजा दी गई थी और उस समय ओबामा प्रशासन को उम्मीद थी कि इन प्रतिबंधों का रूस पर आर्थिक रूप से बड़ा असर पड़ेगा और उसके व्यवहार में बदलाव आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हालात जो उस वक्त थे उसमें ऐसा होता नजर नहीं आया। यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के भी कट्टर रूस विरोधी सांसदों की आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। पहली समस्या प्रतिबंधों की है, उनकी तीव्रता और उनकी व्यापकता दोनों की। अमेरिका कई हफ्ते से दावा कर रहा है कि अगर पुतिन यूक्रेन पर हमला करते हैं तो वो अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाब देगा। पहला तो यही वादा है जो देख सकते हैं कि अमेरिका ने तोड़ा है। और 2 फरवरी को सेक्शंस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस के सहयोगी पीटर हेलन ने कहा कि हम पारंपरिक रूप से क्रमिक तौर पर प्रतिबंधों को बढ़ाने वाला रुख नहीं अपनाएंगे, जिसका हमने पूर्व में इस्तेमाल किया है। और तब हमने सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूस की बड़ी सरकारी कंपनियों और आखिर में रूस के रणनीतिक सेक्टर पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए थे। और इस युद्ध के बीच अभी भी काफी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है। यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लेकर भारत के कई राज्यों और उनके मुख्यमंत्री चिंतित हैं। इसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल है। इन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्रालय तक से बातचीत की। इसके अलावा पंजाब और उत्तराखंड की तरफ से लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कर्नाटक ने एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया। पंजाब के जालंधर की अगर बात करें तो प्रशासन ने कहा कि यूक्रेन में फंसे जालंधर के लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0181224417 यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर बातचीत की। उनसे यूक्रेन में फंसे ओडिशा छात्रों और मजदूरों को सुरक्षित निकालने का अनुरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि सरकार यूक्रेन सरकार के संपर्क में है और ओडिशा के छात्रों और जो मजदूर वहां फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए काम किए जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने यूक्रेन में कर्नाटक से फंसे लोगों को उनके संबंधित गंतव्यों तक सुरक्षित आवाजाही की सुविधा के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि राज्य के छात्र और अन्य लोग जो यूक्रेन में फंसे हैं उनके लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। तो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो चिंता जाहिर करते नजर आ रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। पंजाब और उत्तराखंड के तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं क्योंकि जो भारतीय छात्र या जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। न सिर्फ वो परेशान है, यहां पर मौजूद उनके परिवार वाले भी परेशान हैं और एक प्रेशर, एक दबाव है अब सरकार के ऊपर कि जल्द से जल्द उन छात्रों को वापस भारत आखिर कैसे लाया जाए। यूक्रेन और रूस के विवाद और युद्ध में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है नाटो। नाटो रूस की ओर से किए गए हमले का सीधा विरोध कर रहा है। रूस के इस कदम से इतना नाराज है कि वो यूक्रेन के समर्थन में रूस पर हमला करने के लिए भी तैयार है। नाटो ने कहा कि हमारे पास अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए 100 से ज्यादा जेट और उत्तर से भूमध्य सागर तक समुद्र में 120 से ज्यादा जहाज हैं। गठबंधन को आक्रामकता से बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। वहीं रूस भी नाटो के खिलाफ है और माना जाता है कि इस युद्ध के कारणों में नाटो भी सबसे अहम है। कहा जाता है कि रूस नाटो को पसंद नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है। और यही हम आपको बताएंगे
कि नेटो और रूस के बीच आखिर किस बात को लेकर विवाद है और क्यों रूस चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल ना हो। ऐसे में जानते हैं कि नेटो और रूस के बीच आखिर विवाद क्या है, नेटो क्या है। रूस और नाटो के बीच विवाद के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि आखिर नेटो है क्या। नेटो कुछ देशों का एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री संगठन है और इसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। जैसा मान लीजिए कि अगर किसी नाटो देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो पूरे नाटो के देश प्रभावित देश के साथ खड़े हो जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो है। अब यह भी हम आपको बताते हैं कि क्यों नाटो का विरोध रूस करता है, क्योंकि रूस और नाटो के बीच विवाद कुछ नया नहीं है। यह विवाद काफी पहले शुरू हो गया था। दरअसल जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाटो बनाया गया तो उस वक्त वेस्ट के देश नाटो से जुड़े थे, लेकिन यह धीरे धीरे ईस्ट की तरह बढ़ रहा था। अब जो रूस को रास नहीं आ रहा है वो कैसे आगे बढ़ेगा, आखिर किस तरह नाटो और सदस्य ये बना रहा है, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि हाल ही में साल 2017 से 2020 के बीच में 2 देश नाटो में शामिल हुए। इसमें कुछ ईस्ट के देश भी नाटो में जा रहे हैं। वहीं विवाद की वजह यह भी है कि क्योंकि ये सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था और रूस सोवियत संघ का ही हिस्सा था। साथ ही यूक्रेन के मामले में रूस का मुद्दा और डर यह है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो की सेना रूस के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी और रूस यूक्रेन से काफी बड़ा बॉर्डर साझा करता है। यहां यूक्रेन की जमीन पर नाटो की फोर्स भी होगी और अगर रूस के करीब नाटो की फोर्स पहुंच जाती है तो रूस के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रूस का मानना है कि नाटो में जितने देश शामिल होंगे उतना ही अमेरिका पावरफुल होता जाएगा, जिस वजह से यह विवाद हो रहा है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के पास 2 प्रमुख देशों के गुट थे जिसमें यूएस और सोवियत संघ थे, लेकिन अब नाटो के जरिए ईस्ट की तरह ये आगे बढ़ रहा है और सोवियत संघ पहले ही 15 देशों में विभाजित होने से कमजोर हो गया है और उसमें भी कुछ देश नाटो में शामिल हो गए हैं। ऐसे में रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और उसके बॉर्डर तक नाटो की सेना ना आ सके। इस वजह से रूस की तरफ से नाटो का विरोध किया जा रहा है। गजानन दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। गजानन, फिलहाल की जो स्थिति है हम देख पा रहे हैं कि गोलीबारी अभी भी जारी है और राजधानी से 3 मील दूर आक्रमणकारी अभी तक देखे गए हैं, लेकिन अभी हम दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो रूस है ये नाटो का विरोध कर क्यों रहा है, क्योंकि जिक्र नाटो का जिस तरह से बार बार हो रहा है और इसे लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये एक क्योंकि अहम रोल ये भी प्ले कर रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं बात करें, रूस शुरुआत से ही नाटो देशों का विरोध इसलिए कर रहा है कि नाटो का जो नेतृत्व करते हैं वो यूनाइटेड नेशंस करते हैं, अमेरिका करता है और अमेरिका और रूस अपने आप में ये 2 देश ऐसे हैं जो एक दूसरे को टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत से ही ये विचारधारा रही है कि वो एक ओनरशिप पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ता है। वो किसी भी जगह पे एक सर्वेंट की तरह खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो किसी मंच पे आता है तो उसे वो सम्मान चाहिए जो एक अध्यक्ष को मिलता है और शायद यही एक कारण है जो रशिया यूके से, यूएन से हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। और नाटो देशों के साथ अगर यूक्रेन की बातें और सुलझ जाती हैं, यूक्रेन नाटो देशों का हिस्सा बन जाता है, तो उसके बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नाटो देशों की जितनी भी सेनाएं हैं, चाहे वो यूएस मिलिट्री हो, जर्मन मिलिट्री हो या फिर यूक्रेनियन मिलिट्री हो, इन सबकी शक्ति एक हो जाएगी और यूक्रेन और रशिया के बीच का जो लंबा चौड़ा बॉर्डर है उसके ऊपर रूस के खिलाफ ये सभी देशों की सेना भी जमा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रशिया अपने डर की वजह से भी ये सारी चीजें कर रहा है और दूसरी तरफ एक अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए भी ये फैसले लिए गए हैं। जी, और इसीलिए जो रूस है वो नाटो का विरोध कर रहा है, जिस तरह से आपने भी समझाया, जो हम समझ पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर नाटो में जितने भी देश इन्वॉल्व होते रहेंगे, अमेरिका का वर्चस्व कह लें या उसकी शक्ति कह लें, या वो और ज्यादा पावरफुल होगा और ये रूस नहीं चाहेगा कभी भी, और इसीलिए यूक्रेन पर इस तरह का हमला किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जहां तक बात करी यूक्रेन के अंदर काइव के जो वहां की राजधानी है वहां पे रेसिडेंट्स के ऊपर भी हमले किए गए, ऐसी बात कही गई है। वहां के राष्ट्रपति ने भी ये बात साफ तौर पे कही है कि वहां पे जो गामा रेडिएशंस हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट वहां पे हुआ करता है काइव में, जिसे रशिया ने अभी अपने वर्चस्व में लिया है, अपने काबू में लिया है, उसकी गामा रेडिएशंस बीते 24 घंटों में काफी ज्यादा हाई पे रिकॉर्ड किए गए हैं। आधिकारिक बयान मांगे जाने पर रूस ने कोई भी जवाब नहीं दिया है कि आखिर गामा रेडिएशन को बढ़ाया क्यों गया। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन का जो इस्तेमाल या फिर उसे टेस्ट करने की जो कोशिश है, उसे कोई साफ नाम इस वक्त नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अगर गामा रेडिएशन यूक्रेन में बढ़ते हैं तो ये इशारा अच्छा नहीं है, जो कि पूरे विश्व के लिए काफी विध्वंसकारी साबित हो सकता है। जी नेहा। ठीक है,
गजानन, इस वक्त ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है कि जंग के बीच यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं, लगातार उन्हें जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं बाहर निकालने की, ऐसे में अब भारतीयों की जल्द ही वतन वापसी होगी। सरकार निकासी फ्लाइट्स भी शुरू करने वाली, इसे लेकर कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, भारत सरकार ने जो फ्लाइट्स अरेंज की है वो यूरोपियन कंट्रीज के बॉर्डर्स पे, यानी ईस्टर्न यूक्रेन और यूरोप के बॉर्डर के पास जो हवाई अड्डे हैं वहां से ये फ्लाइट्स अरेंज की गई हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत उन छात्रों को, उन लोगों को, भारतीयों को आ रही है कि उन फ्लाइट्स की कीमत दुगनी नहीं चौगुनी हो चुकी है। यानी जो फ्लाइट आप दिल्ली से या फिर मुंबई से यूक्रेन के लिए 30,000 में जाते थे, वो अब सीधे 1 लाख से 1.5 लाख के आर पार पहुंच गई है। हमने कई बार वीडियो अभी बीते 24 घंटों में ट्विटर के माध्यम से देखा, जो बच्चे वहां फंसे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारी आर्थिक जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, हम यहाँ फंसे हैं और पैसों का मुंह सरकार न देखे। ये वहां से भारतीयों की गुहार आ रही है। अब देखना ये है कि विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं। एयर इंडिया का इसमें एक बहुत बड़ा किरदार सामने आ सकता है कि एयर इंडिया ने शुरुआत से ही ऐसे आपातकालीन स्थितियों में देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाया है। अब रतन टाटा इस पे क्या फैसला लेंगे वो भी बहुत बड़ी बात। आज शाम करीबन 7 से 8 बजे रतन टाटा के ऑफिस से कुछ जानकारी सामने आने की बात की जा रही है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर वो जानकारी इन बच्चों के हित में हो तो वो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, तो इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए निकासी उड़ानों की शुरुआत जो है वो सरकार, इंडियन गवर्नमेंट करने जा रही है। और खास बात ये भी है कि लोगों की वतन वापसी का खर्च सरकार खुद उठाएगी। जैसा कि गजानन दुबे हमारे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया, क्योंकि जो टिकट्स हैं उनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही, दुगनी तिगनी चौगनी होती जा रही है। जैसे में वो खर्च उठा पाना बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब ऐसे में खबर यह आ रही है कि स्थानीय नागरिकों के साथ साथ जिस तरह से भारतीय लोगों की जान पर भी खतरा बना हुआ है, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें भारत वापसी, उनकी वतन वापसी जल्द ही होगी। जल्द ही उन्हें वापस फ्लाइट्स के जरिए लाया जाएगा। और खबरें ये भी हैं कि पूरा जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अगर हम उनकी बात करें तो एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करेगी जो कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की निंदा करेगा और सभी रूसी सैनिकों की वापसी की मांग करेगा। अब इसे गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि इसका विफल होना तय है, क्योंकि मॉस्को वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इस मामले पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को कहा कि भारत कोई फैसला लेने से पहले यूक्रेन की स्थिति पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अंतिम स्वरूप देखने का इंतजार करेगा। न्यूयॉर्क स्थित राजनयिकों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम 11 सदस्य पक्ष में मतदान करेंगे, जबकि यह स्पष्ट नहीं है कि चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात कैसे मतदान करेंगे। समझा जाता है कि रूस के वीटो पावर के इस्तेमाल पर अमेरिका की योजना महासभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित कराने की है, जहां किसी भी वीटो का प्रयोग इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कठोर प्रस्ताव महासभा में पारित होगा, क्योंकि रूस ने संकट की जटिलता और अपनी ऐतिहासिक विरासत के बावजूद कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अलावा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि युद्ध संकट के बीच यूक्रेन से करीब 1 लाख लोग विस्थापित हुए और हजारों लोग विदेश चले गए हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिक आबादी पर मानवीय परिणाम विनाशकारी होंगे। युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, लेकिन अनगिनत जीवन नष्ट हो जाएंगे। एजेंसी ने कहा कि वो जबरन विस्थापन को किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए सभी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। विश्व बैंक ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि वो मौजूदा राजनीतिक और सैन्य संकट के बीच यूक्रेन को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए भी तैयार हैं। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे छात्रों और नागरिकों को आगाह किया है। भारतीय दूतावास की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कहा गया है कि जो जहां है वो वहीं रहे, जो रास्ते में है वो वापस लौट जाए। जो छात्र कीव में फंसे हैं वो सभी अपने साथियों और दोस्तों के साथ संपर्क में रहें। साथ ही दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। दूतावास के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े रहें, उनका ये कहना है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जानकारी ये मिल पा रही है कि जो लोग यूक्रेन में फंसे हैं, जो भारतीय लोग, जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं,
उन्हें उनकी जल्द वतन वापसी होगी। सरकार जल्द ही निकासी के लिए फ्लाइट शुरू करने वाली है और पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, क्योंकि छात्र जो वहां फंसे हुए हैं वो डरे हुए हैं और उनका ये कहना है, अपील भी करते नजर आए कि जल्द से जल्द उन्हें भारत वापस बुलाया जाए। क्या कुछ कहना है छात्रों का, सुनाते हैं आपको उनकी जुबानी। कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बार के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में सिर्फ उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए। मेरा नाम शशांक मिश्रा है और अभी मैं वेनेसिया सिटी में हूँ, वेनेसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और अभी तक जैसा कि यूक्रेन के बारे में आप लोग न्यूज़ सुन ही रहे होंगे, कीव में, खार्किव में कैसा में अटैक हो चुका और वेनेसिया के अगल बगल भी काफ़ी अटैक हो चुका। तो इंडियन एम्बेसी से जो आया है कि हमें एवैक्यूएट किया जाएगा पोलैंड बॉर्डर से, हंगरी बॉर्डर से, तो हम यही गवर्नमेंट से मांग करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। जैसे कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, जैसे यहाँ सायरन बजाया जा रहा है तो बंकर्स में हम लोग जा रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं और कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं जो अभी जल्दी आए थे। तो गवर्नमेंट से यही मांग है जल्दी से इस प्रोसेस को किया जाए। मेरा नाम प्रेम नारायण है, मैं वेनेसिया का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारी बस सरकार से यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे सिचुएशन जो है, मतलब धीरे धीरे थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। जैसे सिटी के पास आज हमें सुनने में आया कि सिटी के पास 10-12 किलोमीटर जहाँ हमें यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुआ है। यहाँ का ऑयल रिजर्व उड़ा दिया गया है। तो हम कंफर्म नहीं है इस न्यूज़ को लेकर, पर हमें ऐसे सुनने में आया है। और मतलब कंटिन्यूसली हर 1-2 घंटे पे सायरन बजाए जा रहे हैं। तो बच्चे का कुछ, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे पैनिक कर जा रहे हैं। तो हमारी बस इंडियन गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए यहाँ से। और हम लोग रहते हैं वहाँ पर, हर बिल्डिंग के नीचे से बंकर्स हैं, तो अगर अलार्म बजता है तो यहाँ पर जा सकते हैं। ये सेफ है बिल्कुल। ये सारे एरिया इधर पर रूम एक दिया गया है, तो इसमें बैठ सकते हैं जाके। तो ये सेफ है बिल्कुल। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग यहाँ टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। कल रात हम लोगों ने पूरी रात सफ़र किया है। कंप्लीट सायरन कंटिन्यूस बजते रहे और कोई भी सेफ्टी इस तरह से हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। यहाँ का कंडीशन अभी तक इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुआ जैसा कि यूक्रेन के बाकी सारे जगह पे हुआ है। कल रात में यहाँ पे अलर्ट सायरन्स बजे हैं, लेकिन वो जो है सो अटैक के लिए नहीं था, क्योंकि हमारे शहर में अब तक अटैक नहीं हुआ है। लेकिन सभी बच्चों में बहुत पैनिक का कंडीशन और हम लोग अब बस अपने हॉस्टल में वेट कर रहे हैं कि इंडिया वाले, घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। वो इतना ज़्यादा कंटिन्यूस कॉल पे कॉल करे जा रहे, कोई ऑप्शन भी नहीं हो रहा है कि उनको किस तरह से एक्सप्लेन करे। यहाँ पे कभी भी नेटवर्क कंडीशन भी लो हो सकती है, साइबर अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कल रात से हमको यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। डॉलर क्राइसिस हो रहा है। हम इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालें प्लीज। यहाँ पे कैश का भी प्रॉब्लम है और हम लोग जो है सो जब हमारे घर से पैसा भेजा जा रहा है, जो प्रोसेस है वो कल स्टार्ट हुआ है, कल सुबह। तो आज मतलब एक दिन पूरा कंटिन्यूसली हो गया और दूसरा दिन भी अभी होने जा रहा है एंड। तो ये अभी तक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हमको इंडियन गवर्नमेंट से एक फाइनल अपडेट आए, हमको कब और कहाँ से कैसे निकाले यहाँ से, हमको यही फाइनल अपडेट चाहिए। हम उसी का वेट कर रहे हैं और हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कुछ नया अपडेट आए कि वो लोग फ्लाइट भेज रहे हैं या फिर वो पोलैंड से हम लोग को निकालेंगे या हंगरी से निकालेंगे या कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है।
बस वहाँ से यही आ रहा है कि हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं किसी न किसी तरह से तुम लोग को निकालने का। क्या बस वहाँ जो से भी कोई हो update जल्दी नहीं? से जल्दी हो जाए, हमको जल्दी से जल्दी इंडिया आना है, दैट्स यही इट। हॉस्टल में बहुत चिंता का, डर का माहौल है, सभी पेरेंट्स परेशान है, कुछ बच्चे रो भी रहे हैं। बहुत सारे seniors- चिंताजनक माहौल है। अभी तक अटैक हुआ नहीं है, लेकिन किसी को फ्यूचर पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, किसी भी वक्त अटैक कहीं से भी हो सकता है। तो हम अपील यही करना चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलिएगा। कल रात में हम लोग बस नॉर्मल जो है सो अलर्ट सायरन के बाद जो है सो हम लोग बंकर में जाकर छिप गए थे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन का भी माहौल था क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं और उतने हिसाब से यहाँ पे बंकर्स नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन कराया जाए हमारा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अहमद गौर है और हम यहाँ पर इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं जो कि यूक्रेन में मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो रशिया है वो अटैक कर चुका है हमारे यूक्रेन पर। तो उस वजह से क्या हो गया, हमारे जो डिफरेंट सिटीज है यहाँ पर, शहर है, उस पे भी ये हमला कर चुका है और इन्होंने बहुत ज्यादा जगह पर शरण भी ले रखी है। जैसे कि हमारा इवानो फ्रैंकिस सिटी है, इसमें भी ये सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से जो है हमला कर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है। और अगर हम सुपरमार्केट की बात करें, ग्रोसरीज की बात करें, उसका स्टॉक बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हम जो है, इसके अलावा हमारे जो इंडियन कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से जो है हमारे पास कैश भी सब कुछ खत्म हो चुका है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। और इसके अलावा यहाँ के जो बैंक है उनमें भी पैसे खत्म हो चुके हैं, जो यहाँ पर एटीएम कार्ड जिससे हम पैसा निकालते हैं, तो उसमें भी पैसा खत्म हो चुका है। और इसके अलावा बात यह है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। उसके अलावा हमारी जो है एक आशा यही है कि इंडियन गवर्नमेंट से आशा लगी हुई है हमारी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की कृपा करे और हमें जो है यहाँ से सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए। हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम भी यहाँ बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा डर है हमारा, ये नहीं समझ में आ रहा क्या पता कब किस जगह मिसाइल गिर जाए, और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो मेरी आप जो इंडियन गवर्नमेंट है उनसे जो है गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकालने की जो है कोशिश की जाए और हमें यहाँ से निकाला जाए जल्द से जल्द। छात्रों की जुबानी ही आपने सुना कि कितना डर है उनके मन में, कितना खौफ है, और खौफ होना बनता भी है क्योंकि जिस तरह से 2 दिन हो चुके हैं रूस की तरफ से आक्रमण लगातार यूक्रेन पर किया जा रहा है। ऐसे में वहां पर फंसे भारतीय छात्र घबराए हुए हैं, चिंता यहां पर उनके परिवार वालों को भी है, और बार बार यही गुजारिश वहां फंसे छात्रों की तरफ से की जा रही है कि भारत सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए और उन्हें वापस लेकर आए, क्योंकि तमाम तरह की परेशानियों को अब उन्हें झेलना पड़ रहा है। पैसे की परेशानी, खाने पीने की परेशानी और डर जो सबसे ज्यादा उनके मन में बना हुआ है। और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जल्द उनकी वतन वापसी होगी और सारा खर्च सरकार उठाएगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।